हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बेटा आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन उस तैयारी में ये जो डेरिवेशंस मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ, इसको स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आपकी डेरिवेशन हो रखी है तो ग्रेट, लेकिन अगर ये नहीं हुई है तो इसको जरूर करो अच्छे से। सिर्फ 20 डेरिवेशन है, जी हाँ, टॉप 20 डेरिवेशंस जो आपको याद होनी ही चाहिए। पहले से लेके अब तक सीबीएसई ने डेरिवेशंस काफी कम करी है, एंड दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड न्यूज फॉर यू। पहले डेरिवेशंस करने पर बच्चे के काफ़ी हद तक मार्क्स सिक्योर रहते थे, लेकिन अब वो 70 में से मुश्किल से 10 से 15 नंबर की डेरिवेशंस रह गई है, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर भी ये 10 से 15 नंबर आप सिक्योर कर सकते हो अगर आप ये डेरिवेशंस अच्छे से कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो, और रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं कि कौन कौन सी है वो डेरिवेशन, स्टार्टिंग विद चैप्टर 1। चैप्टर 1 में अगर आप डेरिवेशन देखोगे तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन से बहुत बार पूछा गया है। जैसे एग्जांपल, 20th डेरिवेशन इज इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज प्लेट। एक चार्ज प्लेट की वजह से क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड रहेगी, तो आपको पता है इसका आंसर क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको पता होना चाहिए। दो चार्ज प्लेट के बीच में पूछे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये बहुत बेसिक सी डेरिवेशन है, गॉसियन सरफेस बना के करी जाती है, गॉस लॉ की एप्लीकेशन है। तो बेटा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 19th डेरिवेशन, तो टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। आपको पता है टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई होता है, तो ये आपको बिल्कुल पता रहना चाहिए। तो ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के साथ अच्छे से बना के आपको दिखानी चाहिए। उसके बाद अब देखो, दोनों गॉस लॉ की एप्लीकेशन है। 18th डेरिवेशन इज इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल, और इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द शेल तीनों चीजें पता होनी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल आ सकती है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, एक लॉन्ग थिन वायर है, इस वायर की वजह से कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मोटा मोटा 4 डेरिवेशन यहां से बिल्कुल आ सकती है। मुझे पता है इस चैप्टर में कूलम्स लॉ भी है। कूलम्स लॉ की डेरिवेशन इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती है, और अगर पूछी भी जाती है तो बहुत बेसिक डेरिवेशन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपके लिए कोई इतनी बड़ी चीज भी नहीं है ना। 4 लाइन की डेरिवेशन है, इवन द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ वो भी इंपॉर्टेंट है। तो खैर, मोटा मोटा अभी ये 4 डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 2 में देखते हैं। चैप्टर 2 में केवल 3 डेरिवेशन है जो आप अच्छे से करो। अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में देखो तो 16th डेरिवेशन है कैपेसिटर ऑफ अ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब अगर एक कैपेसिटर है और उसमें अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाता है k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। लेकिन अगर ये पार्शियली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड मतलब पूरा फिल्ड नहीं है, सिर्फ इतना फिल्ड है, इतना फील्ड और ये खाली है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा आपको ये पता होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 15th डेरिवेशन, डाइपोल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। बताओ, अगर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी क्रॉस ई क्या बोल रहा हूं मैं, पी और ई का अगर क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क होता है, तो डाइपोल एनर्जी पी और ई का कौन सा कंपोनेंट होता है, कमेंट सेक्शन में बताना, देखते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिंपल सा C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इंपॉर्टेंट है, 4 लाइन की डेरिवेशन है, कोई ऐसा खास नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी की कोई डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना उसको करने में, ठीक है। तो ये है। उसके बाद चैप्टर 3 में अगर आप देखो तो 2 ही डेरिवेशन है। एक है रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको पता होना चाहिए I इक्वल्स टू वीना, VDENA, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद द इक्विवेलेंट EMF ऑफ सेल्स जॉइन इन पैरेलल, 12th नंबर डेरिवेशन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। तो ये 3 चैप्टर में मैंने आपको कुछ डेरिवेशन बताई है। मूव करते हैं अगले चैप्टर में। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको इन चैप्टर में डेरिवेशन समझनी है, या आपको कॉन्सेप्ट समझना है, या पूरा का पूरा चैप्टर ढंग से रिवाइज करना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो बेटा हमारे अवसर सीरीज को। ऑल यू गॉट टू डू इज यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स, उस पर आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, और इसमें आपके लिए बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारी फिजिक्स की टिप्स और ट्रिक्स मौजूद हैं। बढ़िया बढ़िया वन शॉट, जैसे अभी हाल ही में हमने एटम्स का वन शॉट डाला है, तो एटम का वन शॉट आपको देखने को मिलेगा, आपको वेव ऑप्टिक्स का वन शॉट देखने को मिलेगा, डुअल नेचर का आपको वन शॉट देखने को मिलेगा, है ना। सेकंड बुक के चैप्टर्स मिल रहे हैं, फर्स्ट बुक के भी ऐसे आपको काफ़ी चैप्टर्स मिलेंगे, तो आप ये वन शॉट ज़रूर देखो, आपकी बहुत उम्दा तैयारी होगी। और विद डेरिवेशंस ये सारा का सारा वन शॉट जो हैं ये बनाए गए हैं, तो आप इनको देखो और देख के ज़रूर अपना लेवल को इंक्रीज करो।
वापस आते हैं बेटा चैप्टर नंबर 4 में, विच इज योर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें सिर्फ 3 डेरिवेशन है। 11th डेरिवेशन इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग पैरेलल वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। यहां से बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि करंट किन दिशाओं में बहेगा दोनों तारों में, कि वो अट्रैक्ट या रिपेल करें, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक डेरिवेशन है, ये भी आपको आना चाहिए। एक तार को गोल कर दो तो उसके सेंटर में कितना। फिर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है तो इसके एक्सिस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। तो यहां तक आपके हम 9th डेरिवेशन तक पहुंच चुके हैं और चैप्टर 4 हो गया है खत्म। अब मजेदार चीजें स्टार्ट होती हैं। चैप्टर 5 में आपके पास कोई भी डेरिवेशन नहीं है तो ज्यादा लोड मत लेना। उसके बाद चैप्टर 6 में आओ तो चैप्टर 6 में मात्र म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड आपको आना चाहिए। ये हो गई आपकी 8th डेरिवेशन। फिर चैप्टर नंबर 7 में आओ तो भी आपके पास यहां से कोई भी डेरिवेशन नहीं है। सिमिलरली चैप्टर नंबर 8 में आओ तो भी कोई भी डेरिवेशन नहीं है। मतलब मोटा मोटा पहले 4 चैप्टर में भारी डेरिवेशंस थी, उसके बाद कोई खास डेरिवेशन नहीं है और आपकी फर्स्ट बुक क्या होती है, खत्म। सेकंड बुक में अगर आते हैं तो सेकंड बुक का जो पहला चैप्टर यानी चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स, उसमें डेरिवेशन बहुत है। ध्यान से देखो, इसको तो मत छोड़ना, मैं बताऊंगा क्यों। देखो 7th में आपको रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस अच्छे से पता होगा तो आप स्नेल्स लॉ को डिराइव भी कर सकते हो। चैप्टर नंबर 6 डेरिवेशन नंबर 6 विच इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए डेरिवेशन है, ऐसे ही टेलीस्कोप के मैग्निफिकेशन के लिए भी डेरिवेशन है। तो ये दोनों तो अनसेट डेरिवेशन है। देखो तुम्हारे 70 मार्क्स के पेपर में जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें अल्टरनेटिंग करंट और रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 99.99% है, ठीक है ना। और रे ऑप्टिक्स से जब भी क्वेश्चन आएगा तो न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी का कुछ होगा, जैसे डेरिवेशन या कुछ ऐसा। तो ये डेरिवेशन तो मतलब मैं अगर तुम्हारी जगह होता और मेरे को रे ऑप्टिक्स में डाउट होता ना, और मेरे को रे ऑप्टिक्स मेरे से नहीं बन रहा होता, तो मैं आग बंद करके ये दोनों डेरिवेशन तो करके जाता और ये जो छोटी छोटी डेरिवेशन सिर्फ ये करके जाता, ज्यादा डीप डाइव नहीं करता। लेकिन कब नहीं करता, जब मेरे पास समय भी नहीं है और मुझे समझ भी नहीं आ रहा, ठीक है। बिल्कुल छोड़ के मत जाना ये चैप्टर, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 5 नंबर का सवाल तो बहुत बहुत तगड़ा यहां से आएगा। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब प्रिज्म की डेरिवेशन है। और लेंस मेकर्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, थिन लेंस फॉर्मूला और उससे बाद लेंस मेकर्स फॉर्मूला यहाँ से डिराइव होता है। यानी अगर आपको रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस आता है तो इससे आप ये डिराइव कर सकते हो। तो रे ऑप्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेरिवेशन आने के बहुत चांस है। आइए आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं, विच इज वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में आपकी एक डेरिवेशन है स्नेल्स लॉ थ्रू स्नेल्स लॉ को प्रूव करना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ से बिल्कुल आता है, तो ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा इसमें और कोई डेरिवेशन नहीं है। तो 2 डेरिवेशन हो गई है, 10 चैप्टर खत्म हो गए हैं, बस एक डेरिवेशन बची हुई है। देखो 4 चैप्टर बचे हैं अभी तक, 4 चैप्टर, और हम दूसरे पे आ गए। यानी अब जो चैप्टर्स हैं उसमें कोई खास ऐसी डेरिवेशन नहीं है। जैसे डुअल नेचर में आप देखेंगे तो आपको कोई डेरिवेशन नहीं मिलेगी। जैसे आप एटम्स में देखेंगे कोई डेरिवेशन नहीं मिलेगी। हाँ, न्यूक्लियाई में जैसे आप आएंगे तो आपको न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो मास नंबर के इंडिपेंडेंट है, ये बिल्कुल आपसे पूछी जा सकती है। तो ये डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 14th में भी सेमीकंडक्टर में भी कोई डेरिवेशन नहीं है और ये वीडियो भी इसी बात पे होती है खत्म। तो उम्मीद करता हूं ये सारी डेरिवेशन आपने नोट करी होगी और आपको आती होगी। जौन सी नहीं आती लग जाओ प्रैक्टिस करने में और दिमाग से तैयारी करो, गधों की तैयारी मत करो, वरना कभी फिजिक्स का सिलेबस खत्म नहीं होगा, बहुत ज़्यादा है। मन से तैयारी करो और कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।